नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, स्टार्टिंग के दो आर्टिकल्स तो हैं कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखो, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो संथाल कम्युनिटी के बारे में आपको एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। दूसरी चीज़, इसमें अभी तक हमारे जितने भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि हर एक प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए अपने फंक्शंस को कंफर्म किया है। साथ में अभी जो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 15th प्रेसिडेंट बनेंगी इंडिया की। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, उनके द्वारा ये शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने जो लिया है, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का हमने अडॉप्ट किया था, पर हमने प्रेसिडेंट का जो आइडिया है वो नाम तो हमने लिया था, नॉमेनक्लेचर तो ली थी यूएसए से कि हेड ऑफ द स्टेट का नाम हम प्रेसिडेंट रखेंगे, पर जो फंक्शन में है या एक्टिविटीज़ है वो हमारी एग्जैक्टली वैसे की वैसी है जो कि यूके में वहाँ के मोनार्क की होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर नॉमिनल हेड की बात कर रहे हैं, नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कि हाँ भाई नाम के तो प्रेसिडेंट है बट एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज की जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट का हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, अब रिपब्लिक इसीलिए बोला जाता है जब हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन एक रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली मैनर में होती रहे। ठीक है ना, जबकि वही मोनार्की है ब्रिटेन में, जहाँ पर वहीं पर वही डायनेस्टी कंटिन्यू करती चली जा रही है, बट पावर्स है ना हमारे प्रेसिडेंट की और ब्रिटेन के मोनार्क की मोर और लेस सेम सी है। जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एड एंड एडवाइस दी जाती है, उसी एड एंड एडवाइस पे तो मोनार्क काम करता है यूके में, या ब्रिटेन बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, नॉर्दर्न आयरलैंड को माइनस कर दोगे तो। ठीक है, और अगर देखा जाए दूसरी तरफ आ जाता है इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो बोले यहाँ पर हमने जो भी अडॉप्ट किया है वो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से बेस्ट था। ठीक है, और अभी तक प्रिंसिपल के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट्स ने काम किया है। तो ये जो प्रेसिडेंट फॉर आवर फ्यूचर, ये वाला आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें द एमएसपी चैलेंज, देखो इस मुद्दे को कल हमने एक्सप्लेन पेज पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। शाम का जो था ना, मैं डेट बताता हूँ आपकी, कल की जो डेट थी 21 जुलाई 2022 का जो न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज का जो एनालिसिस है। ठीक है, जो आप वहाँ पर जैसे ही चैनल पे जाओगे, वीडियो पे सेक्शन में जाकर के देखोगे तो कल का ही वीडियो है शाम के टाइम पे अपलोडेड। उस वीडियो में सेकंड टॉपिक एमएसपी है, उसके बारे में पढ़ लेना, शानदार तरीके से बताया हुआ। यहाँ पर इतना कंटेंट अच्छा नहीं है तो हम ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन आया है। दूसरा हम देखेंगे कि जो सब्सिडीज़ दी जाती है उनमें तो क्या तो फ्रीबीज़ हैं जो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है, और कौन सी ऐसी सब्सिडीज़ है जो कि कंटिन्यू करनी ज़रूरी है। और तीसरा जो मुद्दा रहेगा वो, जिसमें हम जानेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन तो कर दिया पर वो हाफ हार्टेडली है, इसका मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें एमएसएमई सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा डैमेज हो रहा है गवर्नमेंट के इस कदम से। जानेंगे इस मुद्दे को। तो 3 इश्यूज़ हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है हर्डल्स टू रेजोल्यूशन। देखो आर्टिकल को लिखा है प्रतीक दत्ता ने। इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है, जजेस जो होते हैं ना, उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई भी लॉ है उसको वो इंटरप्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है वो जो मार्केट में चलती है और एक है कानून, दोनों के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को करेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है, जिसमें जजेस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर इस कोड में कोई भी कमी है तो उस कमी को रेक्टिफाई करने के लिए जजेस बैठे हैं, वो अपनी तरफ से अपनी डिस्क्रिशन का अपनी जो भी मतलब सुनवाई हो रही है उसके बेसिस पे अपनी तरफ से क्लियर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये कमियां हैं, ये कमियां हमें ऐसे करेक्ट करनी है। तो बोलो वो जो गैप है ना मार्केट और लॉ के बीच में, वो करेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी जजेस के पास में है। तो कई बार क्या होता है कि जो गैप है लॉ एंड मार्केट के बीच का, वो बढ़ा भी देते हैं। तो बोला अभी फिलहाल यही देखने को मिला है। ये जो मुद्दा है ना, सेकंड केस कौन सा,
कि भाई लॉ एंड मार्केट के बीच का गैप ये बढ़ गया। इसका मतलब एक्चुअल में स्टैट्यूटरी जो हमारे पास में स्टैब्लिशमेंट है या सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गया कुल मिला के, कि लॉ तो बना दिया पर इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है। तो बोला इसके चलते एक लॉ था हमारे यहाँ पर 1985 का, जिसका नाम है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1985। इसमें भी क्या था कि वो कंपनियां जो लोन ले लेती है, लोन रिटर्न नहीं करती हैं, उन कंपनियों को रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। पर इस एक्ट को गड़बड़ तरीके से इंटरप्रीट किया गया जजेस के द्वारा। रिजल्ट ये रहा कि ये एक्ट डिमाइस हो गया, इस एक्ट का खत्म हो गया ये एक्ट। बोला उसी रास्ते पर अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी ले जाना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे? बोला अभी रिसेंट एक केस आया जिसका नाम है विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक। ये जो कंपनी है ना विदर्भा इंडस्ट्रीज ने लोन लिया एक्सिस बैंक से, लोन लेने के बाद में अभी तक देखा जाए तो टाइम पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब डिफॉल्ट कर रही है ये कंपनी। मुद्दा पहुंचा किसके पास में? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, जो कि आईबीसी के अंडर ही काम कर रहा है। तो वहां पर मुद्दा पहुंचा तो एनसीएलटी ने केस दायर कर लिया। एनसीएलटी ने जब कार्रवाई की इतने में विदर्भा इंडस्ट्रीज पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है ये कि एनसीएलटी को सोच समझ करके केस रजिस्टर करना चाहिए। केवल एक क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर यहां पर कौन है? एक्सिस बैंक, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए कि हाँ जी हमने इस कॉरपोरेट डेटर को हमने उधार दिया है हमारी तरफ से, और वो कॉरपोरेट डेटर जो है उसने टाइम पे रीपे नहीं किया पेमेंट ईएमआई का, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कर गया। बोले ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पे एनसीएलटी को केस रजिस्टर नहीं करना चाहिए। बोला एडिशनल और इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। तो यही एक अपने आप में प्रॉब्लम आ गई कि जब क्लैरिटी नहीं है, भाई सीधी सी बात है, किसी ने लोन दिया, एक्सिस बैंक ने लोन दिया, अब यहां पर अगर ये विदर्भा इंडस्ट्रीज रिटर्न नहीं कर रही है तो एनसीएलटी के पास ही जाएगा एक्सिस बैंक, तो सीधी सी बात है। तो उसमें अगर एनसीएलटी को एक्सिस बैंक के द्वारा एक तो ये दिखा दिया जाए कि भाई हमने लोन दिया है, ये सबूत है, और दूसरा ये कि इन्होंने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया, ये भी सबूत है, तो जब ये दोनों चीजें उनके पास अवेलेबल है तो एनसीएलटी के पास जाकर ये केस रजिस्टर क्यों ना कराएं, वो है कि नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि भाई इस तरीके के केवल इन दो बेसिस के ऊपर ही आप केस रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो बोले यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि जब हम किसी भी लॉ की बात करें, जैसे हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, यहां पर डिस्प्यूट है दो सिस्टम्स के बीच में, एक तो एक तरफ क्रेडिटर है, एक तरफ दूसरी तरफ कॉर्पोरेट डेटर है, देने वाला और उधार लेने वाला। तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होती है? सबसे पहली चीज तो होती है कि जो लॉ है उसमें क्लियर ग्राउंड्स होने चाहिए कि किस कंडीशन में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उस डेटर के खिलाफ। तो वो क्लैरिटी अगर नहीं आती है तो फिर बाद में लिटिगेशन पे लिटिगेशन लगने लग जाते हैं। अब यही तो यहां पर हो गया कि आईबीसी के अंडर में जो क्लियर कट डेफिनेशन या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी नहीं हुई, तभी तो मुद्दा एनसीएलटी से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, है कि नहीं। तो यहां पर लॉ में एकदम प्रॉपर मेंशन किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है फिर, जब क्लियर कट डेफिनेशन या फिर डिमार्केशन नहीं किया हुआ है कंडीशंस का, तो फिर बाद में दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस पे केस लगाती रहती है। इससे बहुत नुकसान होता है, दोनों पार्टीज को भी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ वो जो एसेट है जिस पर लोन लिया गया था, उस एसेट की भी तो बेइज्जती होती है, उसकी भी तो वैल्यू डाउन होती है ना, वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉ को एक अच्छी डेफिनेशन के साथ में, अच्छी डिटेल्स के साथ में बनाना चाहिए, जिससे कि लिटिगेशन जब स्टार्ट हो, फर्स्ट जब इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो ना, उसी टाइम पर सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कहां पर कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है आगे। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना होता है कि बैलेंस शीट टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे अभी एनसीएलटी में गया ना मुद्दा, तो एनसीएलटी में जाने से पहले बोला बैलेंस शीट टेस्ट कर लेना चाहिए। पर यहां पर सवाल यह आ जाता है कि क्या सभी कंपनीज एक तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करती है जिससे कि आप बैलेंस शीट को टेस्ट करके ये पता कर लोगे कि हाँ कितने फायदे में है, कितने नुकसान में है? तो बोले ये तो गड़बड़ मामला है। फिर क्या किया जाए? ऐसे में बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी ने अपनी तरफ से ये बोला कि इंडियन कंटेक्स्ट में हमें ये देखना होगा कि एक तो डेट कितना है, लाइबिलिटी है भी या नहीं। सीधी सी बात है कि क्रेडिटर जो है जिसने लोन दिया है, बैंक या फिर जो भी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनके द्वारा पूरा स्टेटमेंट दिया जाए
कि हाँ वाकई में इन्होंने कितना लोन दिया है। दूसरा, डिफॉल्ट कितना किया है, जो रीपेमेंट करना था कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा, ईएमआई जो देनी थी क्रेडिटर को, डेटर मतलब उधार लेने वाला, क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो बोले ये चीज जब आप स्टेटमेंट दे दोगे, इसका मतलब क्लियर है, तो ट्विन टेस्ट हो गया ना। एक तरफ आपने क्या कर दिया, लोन देने का स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ ईएमआई रिटर्न करने का स्टेटमेंट। तो जब ये दोनों चीजें आ गई तो इसके बेसिस पर एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है। और वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट रूलिंग में यही गड़बड़ कर दी कि बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, आपको एडिशनल ग्राउंड्स भी तैयार करने पड़ेंगे। तो यहां पर राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट डेटर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्रेडिटर को नुकसान में ला दिया। कुल मिला के एक स्टेक होल्डर को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में दूसरे को नुकसान में उतार दिया। तो बोला इस तरीके से तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पर जो क्रेडिटर्स हैं उनका विश्वास उठ जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर हमारी नहीं सुनी जा रही जबकि हम सबूत दे रहे हैं तो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो क्यों जाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में किसी भी केस को लेकर के एनसीएलटी या एनसीएलटी के पास में। बोला एग्जैक्टली ऐसा ही 1985 में सीका एक्ट के साथ में भी हुआ था। उसके अंडर में भी एक बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और उसका काम क्या था कि जल्दी से जल्दी जो भी डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको रिजॉल्व करके निकाला जाए। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स कौन से होते हैं भाई, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं वो बैंक से उधार लेती हैं, उधार लेने के बाद में रिटर्न नहीं कर पा रही है, इसका मतलब वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है इसका मतलब वो डिस्ट्रेस में है, इसीलिए उस कंपनी के एसेट्स को क्या बोल देंगे, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ऐसे में बोले डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनको रिजॉल्व करने के लिए ये BIFR का प्रोविजन लाया गया था। पर इसी तरीके के जजमेंट्स ने बैक टू बैक ऐसे जजमेंट्स आए जिसका रिजल्ट ये रहा कि सीका एक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, इसके लिए जो स्कॉलर हैं जिनका नाम है वैन ज़्वेटेन, उन्होंने अपनी तरफ से एनालिसिस किया था, डेटाबेस स्टडी किया था सीका से रिलेटेड लगभग 1066 जजमेंट्स का, और उसमें यही चीज निकल के आई कि हर बार जजेस ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जिससे कि कंपनीज जो कि अंडर स्ट्रेस थी उनको बचाया गया, और बचाने के चक्कर में क्रेडिटर को बहुत नुकसान हुआ। रिजल्ट ये रहा कि सीका फाइनली फेल हो जाता है, उसका डिमाइस ही हो गया। ठीक है, तो बोले यही चीज यहां पर समझने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। जब आपने प्रोविजन लिख रखा है सीधा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दिखा दो, डिफॉल्ट किया हुआ है वो दिखा दो, अगर ये दोनों चीजें क्रेडिटर दिखा रहा है तो फिर बाद में रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, नहीं तो फिर एनसीएलटी क्या है, वो केवल देखने के लिए रह जाएगा, काम तो कुछ करेगा नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे में सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। और बोले ये जो अभी वर्डिक्ट दिया गया है ये अपने आप में आईबीसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये है पॉइंट यहाँ पर कि किस तरीके से फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी के चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब रेवड़ियाँ जो फ्री में बांटी जाती है, सब्सिडी, उनकी बात हो रही है। इस आर्टिकल को लिखा है सुदीप्तो मुंडल ने। इनका ये कहना है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए ये बोला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स को अब रेवड़ियाँ बांटनी बंद कर देनी चाहिए, मतलब लोगों को जो फ्री में जो भी दी जाती है चीज़ें उनको बंद कर देनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो फ्रीबीज का वर्ड आते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अलग अलग सरकारों के टाइम पे अलग अलग लीडर्स ने कभी साइकिल फ्री में दी है, किसी ने लैपटॉप फ्री में दे दिए, किसी ने टेलीविज़न फ्री में दे दिए। सो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इस तरीके के खर्चे कर देते हो ना तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, फिस्कली इनसिग्निफिकेंट होती है ये चीज़ें, क्योंकि पहले ही आपके पास में रेवेन्यू कलेक्शन कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, फिर आप ये बढ़ा करके खर्चा और कर देते हो तो प्रॉब्लम बढ़ती है। जबकि दूसरी तरफ हम जिन सब्सिडीज़ की बात करते हैं जैसे फूड, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, तो बोला इनको हम फ्रीबीज में कंसिडर करें या इनको रेवड़ियों में कंसिडर करें उसके पहले हमें एक अच्छे से एनालिसिस को समझना होगा। देखो, एक तो होती है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली विजिबल सब्सिडी। अब विजिबल सब्सिडी तो क्यों दी जाती है भाई, सीधी सी बात है, सीधा लोगों को दिखे कि अरे वाह सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, टीवी दिए हैं फ्री में, लैपटॉप दिए हैं फ्री में, साइकिल दी है फ्री में, तो उससे क्या होता है कि सीधा लोगों को दिखता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये तो होता है, बोला विजिबल सब्सिडी दी जाती है वो तो सीधा का सीधा हो गया क्या, वोट बैंक के लिए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए
तो जो एक्चुअल में लोगों के लिए ज़रूरत होती है, जिनको मेरिट गुड्स बोलते हैं, जैसे कि हम फूड, एजुकेशन, हेल्थ, इनके लिए जो सब्सिडी देते हैं, बोले ये बहुत असेंशियल है, ठीक है। तो इन चीज़ों में और ये जो विजिबल सब्सिडी होती है, दोनों में बहुत फर्क है। और अगर देखा जाए तो स्टेट्स के फिस्कल पे ज़्यादा स्ट्रेस का कारण ये विजिबल सब्सिडीज होती है, जो कि वोट बैंक के चलते उनके द्वारा दी जाती है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो सब्सिडीज को हमें समझना होगा कि कौन सी सब्सिडीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, या फिर किन सब्सिडीज को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए और किन से गवर्नमेंट को डिपार्ट कर देना चाहिए। तो इसके पीछे पॉइंट सीधा ही आ रहा है कि जो ये सीधी दिखाई देने वाली सब्सिडीज है ना, ये जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं वोटों के चक्कर में, बोलो उनको बंद कर देना चाहिए। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। राइटर बोल रहे हैं कि मैंने और मेरे एक कोलीग हैं जिनका नाम है, यहाँ देख सकते हो, शताद्रु सिकदर, हम लोगों ने रिसर्च की थी, एक सर्वे किया था हमारा, तो उसमें ये पता पड़ा कि जीडीपी के कंपैरिजन में, ठीक है ना, जो सब्सिडी दी जाती है वो जो उसका प्रोपोर्शन है ना, वो बोला टाइम के साथ में ग्रेजुअली, पर आता बहुत ग्रेजुअली मतलब बहुत स्लोली आता है, बोले धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस हो जाता है। शर्त यह है कि पर कैपिटा इनकम राइज हो। सीधी सी बात है, जब एक इनकम, हाउस होल्ड की इनकम राइज होगी तो पर कैपिटा इनकम राइज होती है, तो डेफिनेटली वो सब्सिडी पर डिपेंडेंसी उनकी कम होगी। तो बोला पर कैपिटा इनकम राइज होने से फायदा ही होता है कि जो सब्सिडीज दी जा रही है उसका जो जीडीपी के हिसाब से प्रोपोर्शन देखें तो वो रिड्यूस होता हुआ दिखा। इसका एविडेंस भी दिया है, डेटा भी दिया है, क्या कि बोला 1987-88 में जीडीपी के कंपैरिजन में लगभग 13% तक सब्सिडी दी जाती थी, जो कि 2015-16 में 30 साल बाद में घट करके कितनी हो गई, लगभग 10%। इसका मतलब जीडीपी के साथ साथ में जीडीपी ग्रो भी करती है, पर कैपिटा इनकम भी राइज करती है, और सब्सिडी का जो लोड है वो बोले धीरे धीरे अपने आप ही कम होता रहता है, जो कि यहां पर हम डेटा के बेसिस पे देख सकते हैं। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर सब्सिडी देती है एजुकेशन, हेल्थ, इनके लिए। दूसरी तरफ अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जितनी भी सब्सिडीज हमारे देश में दी जाती है उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी 70% के लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। अब देखो सब्सिडीज का मिक्स बैग है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। एक तो होती है मेरिट सब्सिडीज, जिसमें हमने देखा फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो देखो मैंडेटरी है क्योंकि इनका फिर लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, बेसिक एजुकेशन को जब फ्री में या सस्ते में करवाया जाता है, या बेसिक हेल्थ सर्विसेज जब फ्री या सस्ते में दी जाती है, तो सोसाइटी में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। भाई सीधी सी बात है, आज के बच्चे जब फ्री में पढ़ लेंगे तो आने वाले टाइम पर वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल के तौर पर काम करेंगे कि नहीं, तो वो बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। एग्जैक्टली कुछ एक्सपेंडिचर जैसे हम वाटर सप्लाई के लिए करें, सैनिटेशन के लिए करें, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरिट गुड्स में आते हैं, मेरिट सब्सिडीज में आती है। क्यों? क्योंकि इनका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। भाई स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये चीजें तो बोलो बहुत अच्छी हैं, पर देखा जाए ना तो जितना सब्सिडी का खर्चा आता है, वैसे देखा जाए तो जितना सब्सिडी का खर्चा आता है वो 10% से थोड़ा सा ज्यादा बताया था अभी हमने 2015-16 में, तो उसका बोला है केवल 1/3 जो हिस्सा है ना वो ही केवल मेरिट सब्सिडीज में जाता है। रिमेनिंग 2/3 जो है वो बाकी सब्सिडीज में चला जाता है, जो कि एलिमिनेट होनी चाहिए। ये ही मेन पॉइंट यहां पर एनालिसिस से निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा टोटल सब्सिडी जा रही है ना जीडीपी का, उसका 1/3 आप निकाल दो, बचा कितना, 2/3। इसका मतलब जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा, या जीडीपी के कंपैरिजन में लगभग 6% खर्चा इन अनवारंटेड सब्सिडीज पे चला जाता है, जिनको बंद कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो केवल वोट बैंक के लिए जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में आना होगा और इन अनवारंटेड सब्सिडीज को बंद करना होगा। ये फ्रीबीज जो बांटी जाती है, रेवड़ियां जिनको एक्चुअल में बोला जाता है, वो इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट्स के सामने फिस्कल स्पेस होगा। भाई सीधी सी बात है, इनकम तो जितनी रेवेन्यू से कलेक्शन होनी है उतनी हो रही है, बट आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हो तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट का कारण बनती है। तो उस डेफिसिट को रिड्यूस करोगे तो फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, कुछ ढंग के प्रोडक्टिव कामों में खर्च कर पाओगे। तो बोले ये बंद होना चाहिए। इसके लिए राइटर सजेशन दे रहे हैं कि आपको लगता है कि लोगों की सहायता ही करनी है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फ्लॉट हो रहा है। फिनलैंड में स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा शुरुआत कर दी थी। 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी सजेस्ट किया गया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देनी चाहिए।
इससे क्या होगा, बोले कि गरीब जो परिवार हैं हमारे देश में, उनको सीधा हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर उनके अकाउंट में कर देंगे तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा कर लेंगे। इससे क्या है कि आपको पता तो रहेगा ना कि किसको बेनिफिट देना है, और जिसका फिर यूज़ भी वो अच्छे से कर पाएंगे। पर कुछ एक्सपर्ट्स का यह आर्ग्यूमेंट आता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आप लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर करोगे तो उसका यूज वो गलत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि लिकर कंजम्पशन, कि बोले पैसा आ गया बस फ्री में आ गया, उठा करके शराब की दुकान पे पहुंच जाएंगे, पी लेंगे शराब। फिर देखते हैं हम क्या है कि इंडिया में हम कैसे हम इनकम को सप्लीमेंट करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। तो नरेगा एक ऐसी स्कीम है जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पे बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, जो कि अनएम्प्लॉयड जो है गाँव में रहने वाले लोग, उनको रोजगार देता है। 100 दिन की गारंटीड जॉब है, और नहीं मिले अगर 15 दिन में नौकरी तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। पर यहाँ पर राइटर सीधा ये बोल रहे हैं कि इस स्कीम से क्या आप लोगों की इनकम को राइज कर सकते हो। देखो, आपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर दी, पर सवाल यह है कि आप उस इनकम लेवल को राइज करना भी तो चाहते हो ना। क्या एक इसी लेवल पे हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू कराना चाहते हैं जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं? तो जवाब तो इसका डेफिनेटली नहीं आएगा। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो प्रोग्रेस भी तो करनी है हमें। तो बोले नरेगा सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हमें डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर पर स्विच करने की जरूरत है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री किसान स्कीम में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है ना फार्मर्स के अकाउंट में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों नहीं समझते कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी बहुत फायदा हो सकता है। और राइटर यहां पर एक सर्वे भी बता रहे हैं। वैसे तो नोबेल लॉरिएट्स अभिजीत बनर्जी, ईस्टर डफलो और माइकल क्रैमर, बोले इन तीनों ने मिलकर के बहुत सारे ऐसे रैंडम कंट्रोल ट्रायल किए हैं जहां पर जिन लोगों को सीधा कैश ट्रांसफर करके असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, बोलो वहां पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस निकली है। वहां के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी लाइवलीहुड को अपग्रेड करने में, अपनी जिंदगी के लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने में। इसका एक एग्जांपल यहां पर मध्य प्रदेश में भी है कि बोले मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा, उसने मिलकर के काम किया जिसमें वो कैश सपोर्ट देती है। उनके द्वारा ये फोकस किया जाता है कि बच्चों की एजुकेशन, घरों की रिपेयर और आसपास में जो भी खाने पीने की व्यवस्था है उसमें बढ़िया से बढ़िया उनको हेल्दी डाइट प्रोवाइड की जाए। बोलो उसका फ़ायदा इतना हो रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली एम्पावर होते चले जा रहे हैं। बोले यहाँ पर ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है ना, अगर इसको भी आप यूबीआई में कन्वर्ट कर दोगे ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, तो बोलो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि सब लोगों को एक एडिक्वेट अमाउंट उनके अकाउंट में मंथली बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया जाए। पर ट्रांसफर भी आप सबको मत करो भाई, आइडेंटिफाई कर लो ना। आप नरेगा में जिस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर जिन लोगों को आप लैपटॉप, साइकिल, टीवी ये दे रहे हो, या जो भी वोट मांगने के लिए कर रहे हो, तो उन चीज़ों की बजाय अगर आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो और मॉनिटरिंग प्रॉपर करवाओ, सर्विलियंस होना जरूरी है, जिससे कि जो प्रॉब्लम है कि हाँ जी कहीं अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं बढ़ गया है, वो चीज़ें और कराई जा सकती है। तो राइटर के द्वारा तो देखो ये सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ हाफ हार्टेड बैन। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर देख सकते हो आशी दत्ता और स्वाति शेषाद्री ने। इनका यह कहना है कि 1 जुलाई 2022 से यूनियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। रूल्स का नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021, और इसमें यह देखा गया है कि जो लो यूटिलिटी हाई लिटरिंग, दैट मीन्स जिनका यूज़ बहुत कम है, या फिर ये कह सकते हैं कि यूज़ बहुत कम का मतलब एक बार यूज़ किया और फेंक दिया कचरे में और कचरा बढ़ गया, तो ऐसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आपने बैन किया। बट राइटर यहाँ पर सवाल उठा रही है कि आपने अभी केवल 2 या 3% प्लास्टिक जो बन रहा है ना उसको एड्रेस करने की व्यवस्था की है। 90% से ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट तो FMCG कंपनीज करती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, साबुन, इनकी जो पैकेजिंग की जाती है उसका प्लास्टिक, उसको कहाँ ट्रीट किया आपने? बोला कवरेज ही नहीं दिया। ग्लोबल मूवमेंट है एक जिसका नाम है ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक, उसने ये कहा उसके हिसाब से, बोले इंडिया में 2021 के साल में जितना भी कचरा हमने देखा सर्वे में, लगभग 1,49,985 प्लास्टिक की पीसेस नोटिस किए। उनमें 70% तो वो थे जो कि ब्रांडेड, जो ब्रांड थे ना कंपनीज के ब्रांड, उनके रैपर्स थे।
चाहे फिर वो लेज हो, कुरकुरे हो, या कोई साबुन हो, या फिर कोई डिटर्जेंट का पैकेजिंग हो, बोला उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे तो कहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल में आने वाला है। तो करंट बैन जो है ये तो केवल एमएसएमई और इनफॉर्मल सेक्टर को मार रहा है। बोला एफएमसीजी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है इसका। तो बोले जब तक ये नहीं करोगे तो कहाँ आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाओगे। हो गया ना हाफ हार्टेडली बैन लगाना। साथ में ये कहा जाता है 2015 में जब इस पे डिबेट चल रहा था तो फिक्की ने एक रिपोर्ट रिलीज की कि भाई कैसे हम प्लास्टिक को, पैकेजिंग को, इनको हम स्ट्रेटेजाइज करें जिससे कि बैन भी किया जा सके, कंट्रोल भी किया जा सके। तो बोला अगर एफएमसीजी के द्वारा जो प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है उसको बैन कर दें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा इनको। तो बोला 90,000 करोड़ का नुकसान जब बड़ी कंपनियों को हो रहा है तो छोटे छोटे जो कंपनियां लेकर के बैठे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, एक बार जरा उन पर भी नजर डाल लो। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक्स की बात करें तो उसमें आप देखो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो पैकेजिंग में भी तो यूज करती है ना। अब वैसे तो प्रोविजन किए हुए हैं उनके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करने वाली बड़ी कंपनी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्लास्टिक का जो कचरा है उसको कलेक्ट करवाने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर क्या ये करती हैं? नहीं। आप देखा करो बाहर निकलो रोड पे लेज की, कुरकुरे की, इनकी सबकी आपको रैपर्स पड़े हुए मिलेंगे, जबकि उनकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उस कचरे को यही पिक करवाएं। पर नहीं करते। क्या करते हैं? थोड़ा बहुत फाइन देते हैं, फ्री मस्त हो जाते हैं एकदम। तो बोले ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो ना इन कंपनियों की। प्लास्टिक एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं ना उसमें डीजल, पेट्रोल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल उनको निकाल दो, फिर बच गई जो इम्प्योरिटी या कचरा है उस कचरे से बनाया जाता है प्लास्टिक। तो ऐसे में हमारे लिए नुकसान है, वो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम है और क्लाइमेट के लिए भी कॉस्ट आ रही है उसकी बहुत ज़्यादा। तो प्लास्टिक डिस्पोजल को जब बैन ही करना है तो पूरे तरीके से करो। अब देखो होता क्या है, जब प्लास्टिक आता है ना मार्केट में जो एफएमसीजी कंपनीज के द्वारा जो यूज किया जाता है उसके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन है। पेट्रोकेमिकल कंपनीज है वो क्या करेंगी अपने तरीके से, एक तो जो प्रोड्यूसर है वो रेजिन बनाएगी, नेफ्था बनाएगी, और नेफ्था और ये रेजिन है ये जाकर के किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास में। फिर वहाँ पर प्लांट मशीनरी ये काम करके फिर वहाँ पर ये फाइनल जो पॉलीथीन है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट है प्लास्टिक्स के, वो बन जाते हैं। तो इसमें जो ये यूज हो रहा है इसके पीछे बोला एक लंबी सप्लाई चेन है। तो इस सप्लाई चेन को इम्पैक्ट नहीं होने देना चाह रही है गवर्नमेंट। तो इस सप्लाई चेन को इम्पैक्ट नहीं होने देना है तो भाई कुछ तो ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा ना। कि ये तो क्लियर है सिंगल यूज प्लास्टिक में हमने एक बिहेवियर बना लिया, क्या? यूज एंड थ्रो, काम में लिया और फेंको। बोले एक तो इस बिहेवियर को चेंज करो। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देने होंगे जिससे कि लोग इस बिहेवियर को अपने आप ही चेंज करें। रीयूजेबल चीजों को प्रमोट करो। ठीक है, अगर हम लिमिटेड बैन करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को तो भाई काम नहीं चलेगा इससे। और ये बैन जो किया गया है इसमें अभी तक लगभग 30,000 एमएसएमईज पर ज्यादा असर पड़ेगा। कारण कि हमारे देश में लगभग 30,000 ऐसे एमएसएमईज काम करती हैं जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती हैं। वो प्लास्टिक प्रोडक्ट जो कि अभी 1 जुलाई 2022 से बैन किए गए हैं उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है वो। तो इसका मतलब 30,000 एमएसएमई को इम्पैक्ट करोगे। और एमएसएमईज हमारे यहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, इसका मतलब आपने बेरोजगार करने के लिए भी तैयारियां कर दी है। बढ़िया। तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि गवर्नमेंट ना तो इतना एमएसएमईज को सपोर्ट करती है, बेशक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और ये कर दी है, पर फिर भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन इन कंपनीज को नहीं मिलता जितना कि ब्रांडेड एफएमसीजी कंपनीज को मिलता है। साथ में अगर जब तक कोई ऑल्टरनेटिव आप नहीं देते हो उसके पहले आप बैन करते हो तो लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट भी गया। तो ऐसे में तो आपने लोगों को रोड पे उतार दिया। दूसरी तरफ ये जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज होते हैं ये कहाँ यूज हो रहे थे? ये यूज हो रहे थे छोटे मोटे जैसे ठेले, स्ट्रीट वेंडर्स, और ये यूज कर रहे थे, या फिर कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे वो यूज कर रहे थे। बोला उनको भी आपने बैन करके उनके भी आपने कॉस्टिंग बढ़ा दी। कुल मिलाकर के एमएसएमई और इनफॉर्मल सेक्टर को ही चोट झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, हर चीज में आपने क्या कर दिया कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाओ। इसका मतलब अगर अपना छोटा मोटा धंधा लेकर के कोई बैठना चाहे वो बंदा फिर फॉर्मल सेक्टर में या तो रजिस्टर करवाए अपने आप को या किसी फॉर्मल सेक्टर में चलने वाली कंपनी के नीचे काम करने लग जाए। और वहां पर भी परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गिग इकोनॉमी चलने लग गई कि टास्क आया, नौकरी मिल गई, टास्क कंप्लीट, नौकरी से आउट।
तो बोलो इस तरीके से आपने इनसिक्योर बना दिया, और ये पेंडेमिक के लॉकडाउन ने तो हाल और ख़राब कर दिए। तो एक बैलेंस मैनर में कानून बनने की ज़रूरत है अगर हम सच में चाहते हैं कि वाकई में हमारी इकोनॉमी मतलब प्लास्टिक फ्री बने। तो उसके लिए देखो, यूज एंड थ्रो एटीट्यूड चेंज करो। दूसरा, रीयूजेबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग को ज़्यादा प्रमोट करो। नहीं तो आप देखते हो ये जो ऑनलाइन सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, ये तो अभी भी प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ करती हैं, उस पर तो आपने बैन ही नहीं लगाया। जबकि आप खुद जानते हो कि वहाँ से रैपर फाड़ा, प्रोडक्ट निकाला, और वो सारा का सारा मटेरियल उठा करके पैकेजिंग मटेरियल किस में जाता है, सीधा डस्टबिन में। तो बोलो उसको ठीक करो ना। तो फंडामेंटली अगर हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें, तो एंड यूजर का बिहेवियर और सप्लायर्स की तरफ से जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं उनको आप सही से करो। जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्यूरेटली इंप्लीमेंट करो। तो एक बार आप प्लास्टिक बैन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी था वो यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।